ओए ओ गुंडा, ओ आतंकवादी, ओ कठुआ, ओ मुल्ला, कि तुमने मेरी कौम की बेइज्जती की, मेरी व्यक्तिगत बेइज्जती की। मुझे पेट में दर्द है तो पूरी एससी कैटेगरी दवाई नहीं लेगी, इलाज मुझे अपना कराना होगा। ये मस्जिद और ये गुरुद्वारे देश के लिए नासूर बन गए हैं। सरदारों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए, जाके गुरुद्वारों में पोछा लगाना शुरू कर दिया। जब तक इस देश में ईवीएम है, यदि इनको कोई हराने वाला इस भारत में नहीं है। देखिए, सरकार की जो भी नीतियां लेके आए हैं, आप फरीदाबाद के रोडों को लेकर देख लीजिए। मैं कहूंगा कि पूरे हरियाणा से बहुत ही हालत खराब है फरीदाबाद के आलवेज रोड की। मूलभूत जो जरूरत है, सबसे बड़ी जरूरत है शिक्षा। आप हमारे गांव के ये मेरे पीछे ही गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल है, हमारी बेटी यहीं पे पढ़ती हैं, और एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अड्डे पे है। 2014 से इस स्कूल में तकरीबन 13 से लेके 15-16 मास्टर होते थे। आज उस स्कूल में टोटल 4 मास्टर हैं विद प्रिंसिपल। कोराली में 88 बच्चे एग्जाम देते हैं 12वीं के, जिसमें से टोटल 3 बच्चे पास होते हैं। आप इस तरीका से लगा सकते हैं कि सरकार कितना सोच रही है ये शिक्षा के बारे में। ये शिक्षा नहीं है, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ये सरकारी स्कूल मजदूरों की कॉलोनियां, मजदूरों के अड्डे बन के रह गए। यहाँ पे विद्यार्थी नहीं है, यहाँ पे मजदूर बनाए जाते हैं। 88-80 बच्चों में से यदि 3 बच्चे पास होते हैं, उस सरकारी स्कूल का आप स्टैंडर्ड नाप सकते हैं। वो कौन से पैमाना है जिसपे ये बता पाए कि भाई यहाँ पे कोई पढ़ाई होती है। सरकार की एक बेहतरीन योजना जो लेके आए, उसके बारे में मैं आपको अवगत करा दूं। आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड नाम तो है हॉस्पिटल के लिए, आप उसको किसी भी हॉस्पिटल में लेके चले जाएं, ये जितने भी हैं ये सब मजदूर वर्ग वाले लोग हैं, यहाँ पे रोज मेहनत मजदूरी वाले लोग रहते हैं। आप किसी हॉस्पिटल में लेके चले जाएं तो वो सीधा बोलता है कि जी सुबह आना 8 बजे। मैं आपके माध्यम से सरकार को और स्वास्थ्य मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आयुष्मान वाले जो लोग हैं, जो आयुष्मान कार्ड होल्डर हैं, क्या उनका बीमार होने का टाइम निश्चित है कि वो 8 से 5 बजे के बीच में बीमार होंगे तब उनको हॉस्पिटल अटेंड करेगा? और ये मेरे एक की कहने की बात नहीं है, यहाँ पे जितने भी आयुष्मान कार्ड होल्डर हैं आप किसी से भी पूछ सकते हैं। ये तो सरकार का फेलियर है, और लोगों को ये एडवर्टाइजमेंट पे पैसे लगाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, नशा बांटते हैं, शराब बांटते हैं, और इनके पास खिलौनों के पास कुछ नहीं है कि भाई ये जो जमीनी सतर पे अच्छे मजबूती से काम कर सकें। ना तो हरियाणा में कोई शिक्षा व्यवस्था कोई ठीक है। रोजगारों की साधनों की बात करें तो आप जो युवा साथी हैं, आप किसी से पूछ सकते हैं कि भाई तुम जो रोजगार हैं इससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज थोड़ा सा बताइए, कभी 150 सांसद को संसद से बर्खास्त कर दिया गया था शीतकालीन सत्र के लिए। जब तक सत्र चलेगा तब तक उनको एंट्री नहीं मिलेगी। आप इसके पीछे क्या मानते हैं, क्या सरकार ने सही कदम उठाया है ये? देखिए, उसमें ये है सर कि मैं ये चीज मानता हूँ, 1 बनाम 150। 1 बनाम 150 का मतलब ये हो गया कि जिस मंत्री महोदय ने वो जो 2 बंदे सांसद में कूदे और जिन्होंने वहां पे जो एक इस तरह का षड्यंत्र रचा वहां पे करने का, वहां पे कोई गैस तरह का कुछ इस तरह का कुछ सुनने में आया कि भाई कुछ गैस का उन्होंने रिसाव किया, धुआं उठा। लेकिन आप ये चीज तो देखिए कि भाई एक आदमी उनको पास बना के देता है, उनके एंट्री पास पे साइन होते हैं और उनके रिस्पॉन्स से उनको कार्ड मिलते हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि मोदी जी को इस तरह का जो ये बर्ताव है इसमें बदलाव करना चाहिए, और वो दिन अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है जो इनकी गलतियों का नतीजा जनता देगी, जवाब देना होगा इनको। और यहाँ पे हमारे देश में डेमोक्रेसी है, ये किसी का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है कि वो जन्म से कुर्सी पे एक बैठ गया और राजा का बेटा राजा बनेगा। वो तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस सिस्टम की नसबंदी कर दी थी कि भाई अभी अंधा काना लंगड़ा लूला राजा नहीं बनेगा, अभी डेमोक्रेसी से राजा बनेगा और हम अपना राजा स्वयं चुनेंगे। आप समझिए उस चीज को कि एक मंत्री को बचाने के लिए 150 मंत्रियों को संसद से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। अरे कार्रवाई तो उस पे होना चाहिए ना कि जो उन लड़कों के जिन्होंने पास बनवाए उनसे पूछना चाहिए कि भाई तुमने क्या वेरिफिकेशन की इनकी। नहीं, क्यों होनी चाहिए कार्रवाई? भाई पास तो कोई भी बनवा सकता है ना, पास का एक प्रक्रिया है भाई, कोई भी पास बना के संसद की कार्रवाई को देख सकता है। अब उसने थोड़ी बोला होगा कि मैं तेरा पास बना रहा हूँ, उसको थोड़ी बताया होगा जिसका पास बन रहा होगा भाई मैं तो ये चीज लेके जाऊंगा। अगर इनको पता होता तो पास नहीं बनाते ना। देखिए, ये जो आपने बात बोली मैं इसी को कोट करूंगा। अभी जो उपराष्ट्रपति जी हैं, जो प्रवक्ता हैं वहां के, उन्होंने क्या बोला? जो कांग्रेस के सांसदों ने जिस तरह के सवाल उठाए, उन्होंने ये बोला कि तुमने मेरी कौम की बेइज्जती की, मेरी व्यक्तिगत बेइज्जती की, इतनी बेइज्जती की। भाई अभी तो कौम याद आ गई, लेकिन कौम तब कहाँ गई थी जब ये किसान आंदोलन में इतने किसान मरे। अभी जो भारत की बेटी जो एथलीट जीत जीत के आई, जो पूरे विश्व में जिन्होंने भारत की छवि को उभारा, जब उनके साथ दुष्कर्म हो रहे थे तब कहाँ गए थे? आज वो बोलते हैं कि भाई हमारी तो जाति को बदनाम कर दिया।
हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया। भाई इसमें व्यक्तिगत मामला है, जाति कहाँ से आ गई? यदि मैं ये कहूं कि मैं एससी कैटेगरी से आता हूं और किसी ने एससी कैटेगरी के ऊपर दोष लगा दिया, तो मैं ये कह दूं कि भाई इन्होंने पूरी एससी कैटेगरी को बदनाम कर दिया। अरे यदि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पेट में दर्द है, तो पूरी एससी कैटेगरी दवाई नहीं लेगी, इलाज मुझे अपना कराना होगा। और ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। मोदी जी ने एक शब्द भी नहीं बोला उनके बारे में। अभी ये गुंडागर्दी का राज आप देख लीजिए, रमेश बिधूड़ी ने सांसद में किस तरह की भाषा का प्रयोग किया। ओए ओ गुंडा, ओ आतंकवादी, ओ कठुआ, ओ मुल्ला। क्या आप समझ सकते हैं कि ये एक मर्यादित भाषा है? और इस तरह की मर्यादित भाषा बोलने के बाद मोदी उसको प्रमोट कर देते हैं। मोदी जी प्रमोट करते हैं उसको कि राजस्थान के बीजेपी पार्टी का लीड करोगे आप और राजस्थान में प्रचार करोगे जाके। तो आप इससे क्या समझते हैं भाई? ये तो बेवकूफ से बेवकूफ भी समझ जाएगा। यदि मैं अपने बच्चे को धमकाने की जगह यदि उसका उत्साह बढ़ाता हूँ कि जा तू कल को और करना इस तरह का, तो बढ़ावा नहीं है ये। आपने इतनी सारी चीजें मोदी के बारे में बोले, फिर भी मोदी जी क्यों जीत जाते हैं? इसका मतलब मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं देश के अंदर। देखिए, इलेक्ट्रिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, प्रशासनिक हो, पूरी तरह से कब्जा है। जब तक इस देश में ईवीएम है, मैं कहता हूं कि इनको आप मेरे से कोरे कागज पे लिखवा के ले जाओ, यदि इनको कोई हराने वाला इस भारत में नहीं है। जो देश ईवीएम को लेके आए, जिन्होंने ये सबसे बेहतर समझा कि भाई ईवीएम से इलेक्शन होना चाहिए, उन देशों ने इस ईवीएम को क्यों ने काट दिया जी? विपक्ष ने आरोप लगाया था कि ईवीएम का प्रयोग करते हैं बीजेपी वाले, कुछ ना कुछ घोटाला करते हैं ईवीएम में। चुनाव आयोग ने तो बोला था, चुनाव आयोग ने भाई आइए हमें साबित करके दिखाइए ईवीएम गलत। आप ईवीएम को कैसे दोषी मान सकते हैं जब उनको बोला गया था ना कि अभी गलत करके दिखाओ ईवीएम को, सही गलत करो, हम ईवीएम बंद कर देंगे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन एक बात आप देखिए ना कि आपको जो ये मैंने जो आपको कांड बताए और जिस तरह की हम जो चर्चा कर रहे हैं, क्या इसमें नहीं लगता कि भाई ये सब कुछ जायज है? अब ये इलेक्शन देख लीजिए ना, ये किसने बोला कि ये चुनाव राम और रहीम के बीच में होगा? आप तो देखिए प्रेस के लोग हैं और मुझे लगता है कि शायद मेरे से बेहतर जानकारी आपको होगी। कपिल मिश्रा ने ये बोला और दिल्ली के इलेक्शन में बोला कि ये राम और रहीम के बीच का इलेक्शन होगा। अरे जब तुम्हारी पार्टी का एक ऐसा कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं और वो आके यदि इस तरह की स्टेटमेंट दे देता है और खुले मंचों से बोलता है कि भाई ये मस्जिद और ये गुरुद्वारे देश के लिए नासूर बन गए हैं, और उन्होंने गुरुद्वारा कह के और फिर माफी मांगी और गुरुद्वारों में जाके पोछा लगाया बालकनाथ जी के जो राजस्थान में जो सभा में थी, और जबकि वहां पे बड़े बीजेपी के दिग्गज नेता बैठे हुए थे। ऐसा नहीं था कोई छोटे मोटे लोग बैठे हुए थे वहां। आदित्यनाथ योगी जी बैठे हुए थे उसी मंच पे, और उसी मंच से ये कहा गया कि भाई गुरुद्वारे और मस्जिद ये देश के लिए नासूर बन गए। और जब उनको लगा कि हमारी कुर्सी खतरे में है कि भाई सरदारों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए, तो उन्होंने जाके गुरुद्वारों में पोछा लगाना शुरू कर दिया। लेकिन मस्जिदों के लिए आप भी बता दें कि यदि उनके मुंह से एक शब्द निकला हो, उन्होंने अपनी गलती तक भी एहसास नहीं की। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने ये जो तुम्हारी जो सरकार है, वो जो योगी जी के संग में है ना, वो कौन से मुख्यमंत्री जुड़े हो रहे, 10-10 रुपया करके इकट्ठे करके मैंने पैसे जमा करे और आज तक वाकई के ठंडी ना मिली मैं। क्यों यूं कहता मैं कि भाई हाँ आने वाले ऑनलाइन भर दिए पर कोई रिजल्ट ही ना।